अगर कल के दिन समय कम मिलेगा तो आपको उस टाइम ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। लगता है कि जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है वो भारतीय शासन एवं राजनीति से है। थर्ड नंबर पे जो प्रेफरेंस देना चाहिए वो IR को देना है। हमारे पॉलिटिकल साइंस में बेसिकली जो 2-3 यूनिट हैं वो करंट से जुड़ के बहुत आते हैं। अप टू डेट जो रहना पड़ता है वो सबसे ज़्यादा हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रहना पड़ता है। तो उसके नोट्स बच्चों को बनाने चाहिए या सीधा बुक से ही पढ़ना चाहिए? उस सब्जेक्ट में जितने भी पेपर हुए हैं उसमें पूछा क्या गया है, कहाँ से पूछा जा रहा है और पूछने का तरीका क्या है। तो सबसे बेस्ट क्या है, अपने को एक लॉजिकली या साइंटिफिक तरीके से पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट यही है कि पहले आप पढ़िए, फिर उसके बाद अपने मन से जो टॉपिक आपने पढ़ा उसको लिखते रहिए। हेलो एस्पिरेंट, आज हम यहाँ पर बात करेंगे लेक्चरर मेंस एग्जाम में पॉलिटिकल सब्जेक्ट की। आज हमारे साथ एक्सपर्ट हैं डॉक्टर उमराव सिंह जी, जो कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किच्छा में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे कार्यरत हैं। सर को कुल मिला के जो है 15 साल का एक्सपीरियंस है। सर ने आपका जो है नेट एग्जाम, अलग अलग एग्जाम्स निकाले हैं। सर ने जो है वो आपकी 7 से अधिक जो है वो बुक्स आपकी लिखी हुई हैं। इन बुक्स के बारे में भी हम अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस चैनल पे। धन्यवाद सर, जैसे अभी हम कुछ समय पहले ही देख रहे थे कि पहले लेक्चर स्क्रीनिंग का आपका एग्जाम था, वो अब जो है निरस्त कर दिया गया है। अब यहाँ पे अगर किसी को उत्तराखंड में जो आज के हम बात करें प्रवक्ता बनना है और पर्टिकुलर आपके सब्जेक्ट में बात करें, तो तैयारी कैसे शुरू करें? देखिए, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जो हमारा उत्तराखंड लेक्चरर्स का जो पेपर है वो चूँकि सभी लोग इस चीज़ से वाकिफ़ हैं कि पहले स्क्रीनिंग होना था, फिर सब्जेक्ट होना था। अब कुछ दिनों से न्यूज़पेपरों में और आयोग की साइट पे भी देखा गया है कि अब जो पेपर्स होगा वो केवल सब्जेक्ट का होगा। अब सारे स्टूडेंट्स के बीच अभी एक कश्मकश चल रही है, एक असमंजस्य की स्थिति है कि वो पुराने वाले सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ें या कोई नया अपडेटेड सिलेबस आएगा, इसके ऊपर अभी क्लियरिटी नहीं है। लेकिन मेरी राय है कि अभी जितने भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अगर कल के दिन आयोग इस पे क्लियरिफिकेशन दे देता है तो हो सकता है कि वो समय ज़्यादा ना दे। तो इसलिए बेहतर होगा कि आप जो पुराना सिलेबस है हमारा आयोग की साइट पर, उसी से अपनी तैयारी को कंटिन्यूटी में लेके आए। क्योंकि अगर कल के दिन समय कम मिलेगा तो आपको उस टाइम ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर कुछ और नई चीज़ जोड़ भी दी तो उससे आपको कोई घाटा भी नहीं होगा, ना कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। आपका फ़ायदा ये हो जाएगा कि आपने पहले से अपने पुराने सिलेबस की अच्छे से तैयारी कर रखी है, तो इसलिए वो आपको फ़ायदेमंद रहा। रही बात तैयारी कैसे करें, अब चूँकि जो सिलेबस है हमारा पॉलिटिकल साइंस का, जिसको नागरिक शास्त्र करके रिप्रेजेंट किया गया वहाँ पे जो सिलेबस है हमारा ऑलमोस्ट पॉलिटिकल साइंस का, जो विभिन्न आयोगों और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा बोर्डों में जो पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस होता है उसका लगभग 80% तो है उसमें पूरा। अच्छा, पूरा सिलेबस है वो लगभग। अगर एक आध जोड़ भी दिया तो वो कुछ घटाएंगे तो नहीं जहाँ तक लग रहा है, लेकिन जोड़ेंगे कुछ चीज़ें वो। तो इसलिए क्या है कि आप अभी से तैयारी करें तो आपका ये 80% जो सिलेबस है वो तो कंप्लीट होके रहेगा। तो इसलिए वो जो सिलेबस है हमारा वो पूरे 5 यूनिट में डिवाइड है। वो एक सिद्धांत और विचार वाला है, और एक हमारा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति वाला है, एक भारतीय शासन एवं राजनीति करके यानी भारतीय राज्य व्यवस्था है, और एक लोक प्रशासन भी है उसमें, और एक तुलनात्मक राजनीति। अच्छा, जो मैं सिलेबस देखा है, जो मैंने सिलेबस का अध्ययन किया है, उसमें जो सबसे लंबा यूनिट है हमारा वो भारतीय शासन एवं राजनीति है, यानी इंडियन पॉलिटी वाला। उसमें इन्होंने लगभग 18 टॉपिक डाल रखे हैं, जो अच्छा, मैंने काउंट किए थे। 18 टॉपिक हैं। उन टॉपिक्स में उत्तराखंड का राजनीतिक स्ट्रक्चर्स भी शामिल कर रखा है। विशेषकर उत्तराखंड में जो लोकपाल लोकायुक्त हैं, उत्तराखंड में महिलाओं की भूमिका, उत्तराखंड में मानव अधिकार और उत्तराखंड पृथक राज्य आंदोलन, इन सब को भी इस सिलेबस में शामिल कर रखा है। तो ये सबसे लंबा भी है, और मुझे लगता है कि एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आएंगे भी तो
सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो भारतीय शासन एवं राजनीति पर ही आएंगे, अच्छा, जो मुझे लग रहा है। ठीक है। जो मैंने आयोग के पुराने पेपर का पैटर्न देख के जो एनालिसिस किया है, उससे मुझे लगता है कि जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है वो भारतीय शासन एवं राजनीति से ही है, अच्छा, जो सबसे लंबा भी है। ठीक है। दूसरा जो लंबा सिलेबस है वो राजनीति सिद्धांत एवं विचार का, क्योंकि उसमें लगभग इन्होंने पाश्चात्य राजनीतिक चिंतन, समकालीन राजनीतिक चिंतन और भारतीय राजनीतिक चिंतन सबको मिला के लगभग 15 राजनीतिक विचारक शामिल कर रखे हैं। अच्छा, और थ्योरी का जो बेसिक जो सिद्धांत है राजनीति विज्ञान के, केवल उन्हीं को शामिल कर रखे हैं। वो ज़्यादा बड़े सिद्धांत या कंटेम्प्रेरी सिद्धांत वगैरह ऐसा कुछ नहीं डाल रखा सिलेबस में। जो मतलब बेसिक थ्योरी का होता है वो सब डाल रखा है उन्होंने सिलेबस में, तो वो आपको थोड़ा लंबा पड़ेगा। तो इसलिए चिंतन पे सेकंड नंबर पे जो है मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस देना चाहिए तैयारी के लिए। तीसरे नंबर पे जो प्रेफरेंस देना चाहिए, जो सिलेबस लंबा है, वो है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का जो सिलेबस देख रहा था मैं, उसमें क्या था कि जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो सिद्धांत हैं उसका मतलब ये मान के चलिए कि अगर 15 सिद्धांत हैं तो उसमें से केवल उन्होंने 6 या 5 ऐसे अच्छा। रख रखे हैं, मतलब मेन जो है, बाकी नहीं रख रखे हैं सिलेबस में। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का व्यवहारिक पक्ष ज़्यादा रख रखा है, यानी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के जो विभिन्न संगठन हैं, अन्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो विभिन्न व्यवहारिक पक्ष हैं या समकालीन मुद्दे हैं, जैसे पर्यावरण का है, मानवाधिकार है, वो चीज़ें ज़्यादा शामिल कर रखी हैं। अच्छा, तो इसलिए थर्ड नंबर पे जो प्रेफरेंस देना चाहिए वो IR को देना चाहिए, ठीक है। चौथे नंबर पे लोक प्रशासन। लोक प्रशासन पे भी अच्छा खासा सिलेबस रख रखा है आयोग ने। अमूमन होता क्या है कि जैसे मैंने दिल्ली में DSSB बोर्ड का भी देखा है सिलेबस। सिलेबस तो खैर है नहीं उनका, वो कभी सिलेबस साइड में देते भी नहीं है DSSB वाले। उन्होंने जो अभी तक पुराने पेपर पूछे हैं उसमें लोक प्रशासन के क्वेश्चन इक्के दुक्के होते थे, लेकिन हमारे यहाँ आयोग ने जो उत्तराखंड में है उसमें सिलेबस अच्छे से दे रखा है लोक प्रशासन का। तो लोक प्रशासन में जो मूलभूत विषय हैं या मुद्दे हैं वो सब शामिल कर रखे हैं। अच्छा, तो इसलिए उससे पूछे जाने की संभावना भी ज़्यादा रहेगी। अंत में जो है एक तुलनात्मक राजनीति का। तुलनात्मक राजनीति में ज़्यादा बच्चे वैसे थोड़ा स्टूडेंट जो भी एस्पिरेंट्स होते हैं पॉलिटिकल साइंस में, वो थोड़ा उस चीज़ को निगलेक्ट करके चलते हैं, लेकिन ऐसा कुछ ज़्यादा टिपिकल टॉपिक नहीं है उसमें भी। तो छोटे मोटे जो बेसिक चीज़ें वही डाल रखे हैं। अच्छा। तो ये एक तरफ से पूरा सिलेबस का एनालिसिस है। बहुत अच्छा एनालिसिस किया, ये तो बहुत डीप में आपने जो है समझाया था। मेरे कुछ क्वेश्चन यहीं पे क्लियर हो गए। अब एक दो क्वेश्चन सर मेरे ये हैं, जैसे हम करंट अफेयर की बात करें ना, तो वो कितना वेटेज रहता है उसका? हाँ, ये देखिए हमारे पॉलिटिकल साइंस में बेसिकली जो 2-3 यूनिट हैं वो करंट से जुड़ के बहुत आते हैं। नंबर 1 तो हमारा इंडियन पॉलिटी का ही आता है, जिसमें हमें भारत में जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके आयोग के अध्यक्ष सदस्य वगैरह, क्योंकि वो चेंज होते रहते हैं, तो इसलिए सभी जितने भी अभ्यर्थी हैं, मेरा उनको सुझाव है कि मतलब वो उससे अपडेट होते रहें, प्रॉपर एक नोट बनाते रहें कि कौन है कौन नहीं बदला है। जैसे मैं आज के न्यूज़पेपर में ही पढ़ रहा था कि हमारे यहाँ उत्तराखंड में मुख्य सूचना आयुक्त बदल गए हैं। हाँ, राधा रतूड़ी जी को बनाया गया, जो कि पहली महिला सचिव बनी है सूचना आयुक्त की। तो ये क्या है, एक अपडेटेड है। ऐसे ही दूसरा जो अपडेटेड चीज़ हमें याद रखनी पड़ती है, अप टू डेट जो रहना पड़ता है, वो सबसे ज़्यादा हमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में रहना पड़ता है, क्योंकि उसमें आयोग संगठन दुनिया भर के हैं, वर्ल्ड लेवल के, एशिया के, UNO के, इधर भारत के। तो उसमें क्या होता है कि जो सदस्य हैं, जो उनके सम्मेलन होते हैं, वो हर साल अलग अलग जगहों पे होते हैं, नए नए सदस्य बनते हैं, नए नए थीम पे बनते हैं, तो वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा अपडेट रहना पड़ता है। तो ये एक इसमें अपडेट रहना ही पड़ेगा, ठीक है। अब सर जैसे यहाँ पे आपने पहले नोट्स की बात कर रहे थे, तो अब जैसे आपने जो सब्जेक्ट बताया वो मेरे ख्याल से शायद आपके ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन सारा कुछ यही सारे सब्जेक्ट होंगे यहाँ पे, तो उसके नोट्स बच्चों को बनाने चाहिए या सीधा बुक से ही पढ़ना चाहिए? देखिए,
मेरे राय है कि सबसे पहले तो हम जो भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, सबसे पहले किसी भी स्टूडेंट का फोकस होना चाहिए कि इससे पहले उस सब्जेक्ट में जितने भी पेपर हुए हैं उसमें पूछा क्या गया है, कहाँ से पूछा जा रहा है और पूछने का तरीका क्या है। पूछने का तरीका मीन्स कि मतलब एक होता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, जैसे मतलब एक एग्ज़ाम में एक पेज हो, पेपर का पेज होगा, उसमें मुश्किल से वो 2 या 3 क्वेश्चन देते हैं, तो वो क्या है पूरा कॉन्सेप्चुअल देते हैं, वो पूरा लंबे लंबे उसमें जाके बच्चा पढ़ते रहे वगैरह, उसको आंसर भी इस तरह से बारीकी अंदर रख के बनाएंगे वो। और दूसरा होता है सिर्फ फैक्चुअल, तथ्यपरक, जिसमें एक ही पेज में 10-10, 12-12 क्वेश्चन, और उसमें क्या होता है नेक टू नेक जो है पॉइंट टू पॉइंट सब याद रखना पड़ता है कि मतलब कौन सी तारीख को, कौन से महीने में, कौन से साल में। तो उसमें क्या होता है कि एक जो रटने की जो कला होती है वो खास तौर पे बहुत बच्चों में होती है वो, और तो उसके अकॉर्डिंग वो पेपर देखे कि किस तरह के पेपर आ रहे हैं, चाहे वो यहाँ के आयोग का हो चाहे दूसरे आयोगों का हो। तो उसमें क्या करे कि वो एनालिसिस करे कि पूछने का तरीका है क्या। अगर उसको लगता है कि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा रटने वाले मेथड पे या कॉन्सेप्ट को समझते हुए वाले में आ रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी बनाकर यूनिट वाइज, जिस यूनिट में वो सबसे ज़्यादा कमज़ोर है या जिसमें उसने कभी पढ़ा नहीं है, तो मेरी राय है कि उसमें सबसे पहले वो अच्छे से कोई ऑथेंटिक बुक लेकर उसके नोट्स बनाते रहे, क्योंकि अभी हमारे पास समय है। समय ना हो तो फिर तो उसमें Facts जहाँ पे से ही भी मिले वाला हिसाब होता है। अगर अभी समय है, जो अभी से तैयारी करके बैठ रहे हैं, तो उनको क्या है पॉइंट टू पॉइंट अपना अच्छे से यूनिट वाइज नोट्स बनाते रहे, वन लाइनर जिसको कहते हैं। इससे क्या होता है कि हम पढ़ के अपने मन से उसको लिखने लग रहे हैं, तो बाद में एग्ज़ाम के टाइम पे क्या होता है कि हमें रिवाइज करने में बहुत आसानी होती है। ये मैंने खुद भी रियलाइज़ किया है और ये मैं खुद भी इस पे इम्प्लीमेंट किया है मैंने खुद भी अपने पे। तो उसमें क्या होता है कि एग्ज़ाम के टाइम पे हमें एक ही जगह पे दुनिया भर की, जैसे मैंने देखा है ना एग्ज़ाम के टाइम पे बहुत से बच्चे 5-5 किताबें फैला के देख रहे होते हैं, वो इधर भी देख रहे हैं उधर भी देख रहे हैं, उससे क्या होता है माइंड में हौच पौच हो जाती है उसके बाद, और एग्ज़ाम में फिर वो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो सबसे बेस्ट क्या है, अपने को एक लॉजिकली या साइंटिफिक तरीके से पढ़ने के लिए सबसे बेस्ट यही है कि पहले आप पढ़िए, फिर उसके बाद अपने मन से जो टॉपिक आपने पढ़ा उसको लिखते रहिए, और एग्ज़ाम के टाइम पे उसके बाद वो क्या होगा कि वो आपको रिवाइज करने को मिलेगा उससे। तो इसलिए बेस्ट स्ट्रेटजी यही है कि आप नोट्स भी बनाते रहिए, साथ में पढ़ते भी रहिए। हाँ, लेकिन टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग, मैनेजमेंट इन द सेंस कि आप, बहुत से बच्चे होते हैं कि मेरे को ये अच्छा लगता है तो मैं हफ्ते भर महीने में वही पढ़ते रहूँ। अच्छा, हर चीज़ को समय देते हुए। ठीक है। वो 5 यूनिट नहीं, 5 सब्जेक्ट हैं, उनको 5 ही हिसाब से सब्जेक्ट मान के चलिए हाँ, उसका भी, हाँ। तो उसके अकॉर्डिंग चलिए। ठीक है। अब जैसे सर ये बुक्स की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, आपने भी बहुत सारी बुक्स जो हैं वो लिखी हुई हैं। अब हम 5 सब्जेक्ट की बात करें तो मेरे को तो नहीं लगता मार्केट में शायद कोई एक बुक यहाँ पे आती होगी। तो अगर किसी को अभी से डिटेल स्टडी में पढ़ना है तो वो कौन-कौन सी बुक्स फॉलो करे इस टाइम पे? देखिए, ये कहना थोड़ा वो इसलिए है क्योंकि यूनिट वाइज अगर हम बुक लेते हैं तो वो तो फ़ायदेमंद, लॉन्ग टर्म के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है। और लेकिन मेरा जो खुद का अनुभव है, मैं देखता हूँ कि रेयर केस में स्टूडेंट हमें कभी मिले नहीं हैं, ऐसे बहुत कम बच्चे स्टूडेंट मिले हैं जो यूनिट वाइज जिन्होंने बुक खरीदी हो, बहुत कम मिले हैं, इक्के दुक्के। अधिकतर सबको चाहिए होता है आजकल की रेडीमेड से होता है कि मतलब सब एक ही जगह मिल जाए, मतलब मॉल कल्चर ठीक जैसा है। कि मतलब एक मॉल है उसमें सारी चीज़ें मिल जाएं बस। तो इसलिए क्या है कि मार्केट में आजकल तो ऑनलाइन भी ठीक बहुत है। सारे अवेलेबल्स हैं। मेरा सजेशन तो, मैं किसी स्पेशल बुक पे ठीक है। रेफरेंस तो नहीं ओके, करूँगा, ठीक है। लेकिन ये है कि कई गाइडेंस वगैरह हैं मार्केट में जिसमें आपके सारे यूनिट कवर हैं, ओके, और ऑब्जेक्टिव भी हैं उसमें, थ्योरी मैटर भी भी है। हैं, बहुत कुछ है उसमें, फैक्चुअल है, जैसा लेना चाहते हैं ठीक है। वैसे हैं अवेलेबल। चलिए ठीक है सर, आपने बहुत यहाँ पे अच्छी बातें बताई हैं। अब जैसे थोड़ी देर पहले हम भी बात कर रहे थे कि आप भी स्टूडेंट को जो है वो हेल्प कर रहे हैं, तो अगर किसी स्टूडेंट को आपसे कोई गाइडेंस लेनी हो या आपका पर्टिकुलर जो पेड कोर्स है उसके बारे में आपसे जानकारी लेनी हो, तो किस तरीके से कर सकते हो और आप किस तरीके से उनकी तैयारी में हेल्प कर रहे हैं? देखिए, मैं वैसे तो एक प्रोफेशनली इन चीज़ों में शामिल नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन ये है कि कुछ बच्चों के रिक्वेस्ट रहती है कि
सर मुझे आप इसे पढ़ना है या मुझे आप ही का समझ में आता है तो प्लीज़ बता दीजिए ये करके, तो उसमें फिर हम लोग हेल्प करता हूँ मैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेड में ही, मैं बेसिकली ठीक वैसे है। भी हेल्प करता हूँ, ऐसा कुछ ओके। नहीं है। तो मेरा हमेशा सबके लिए सुझाव रहेगा कि आप जिससे भी पढ़ना चाहें पढ़िए, और मेरे से भी हेल्प चाहिए लीजिए, मुझे कोई ठीक है। दिक्कत नहीं है, मैं हमेशा तत्पर हूँ हर चीज़ के ओके। लिए सहायता के लिए। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। धन्यवाद। तो स्टूडेंट, अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो और आप पॉलिटिकल साइंस यानी नागरिक शास्त्र में यूकेपीएससी के एग्जाम में अपियर हो रहे हो, तो आप यहाँ पे नंबर नीचे लिखे हुए हैं, उस पर आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपके कोई और भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में जो है अपना क्वेश्चन यहाँ पे रख लीजिएगा। हम सर से रिक्वेस्ट करेंगे कि बाद में अगर कुछ अच्छे क्वेश्चन हो जाते हैं, 7-8 क्वेश्चन और हो जाते हैं, तो सर को हम दोबारा से फिर से इन्वाइट करेंगे। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।